हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच में आए हैं और ये टॉपिक इम्यूनोलॉजी सीरीज का है। आपको जानकारी होगी कि इससे पहले हम लोगों ने इम्यूनोलॉजी की सीरीज में पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स और डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स के बारे में डिटेल में बात की थी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने पैम्प और डैम्प वाला मेरा वीडियो अगर नहीं देखा है तो आप जाकर के उसको देख लें और उसके बाद इस वीडियो पे आए तो आपको ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगा। आज का वीडियो जो है वो है पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स यानी कि PRRs के ऊपर। अब पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स इम्यूनोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और CSIR, गेट, DBT जिस भी एग्जामिनेशन को आप टारगेट कर रहे हो उन सभी में ये यहाँ से क्वेश्चन आता है और इसमें भी एक स्पेसिफिक टाइप आता है जिसको बोलते हैं टॉल लाइक रिसेप्टर, वहां से भी बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले हम आज समझेंगे कि जो पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स होते हैं PRRs जिनको हम बोलते हैं वो कैसे काम करते हैं, उनके स्ट्रक्चरल फीचर्स क्या होते हैं। इसके अलावा कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आ चुके हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारा मटेरियल आज हम कवर करने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए सबसे पहले शुरू करते हैं कि पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स में इनका जो सबसे मेन रोल होता है पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स का वो क्या होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज पैम्प्स एंड डैम्प्स। तो जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले ही बताया कि इससे पहले इस वीडियो से पहले हम लोगों ने पैम्प और डैम्प के बारे में बातचीत कर रखी है। तो अगर आपको पैम्प का मतलब नहीं पता है तो पैम्प का मतलब होता है पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स। और इसके अलावा डैम्प का मतलब क्या होता है, डैमेज एसोसिएटेड। बाकी सारी चीजें सेम है तो डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न डैम्प का होता है। अब पैम्प और डैम्प को रिकॉग्नाइज करना किसी भी सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन एंटर कर रहा है तो ऑब्वियसली उस पैथोजन के सरफेस के ऊपर कुछ ऐसे मार्कर्स होंगे जिनको आइडेंटिफाई करके हम एक सिग्नल भेज सकते हैं पूरे इम्यून सिस्टम को, पूरे सिस्टम को कि हाँ बॉडी के अंदर कोई पैथोजन एंटर कर गया और फिर उसके हिसाब से फिर साइमल्टेनियसली एक्टिविटी की जाती है या सिग्नलिंग की जाती है या उससे लड़ने की तैयारी की जाती है। तो ये हो गया पैम्प। और डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स क्या होते हैं? डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स में जो भी सेल्स इंजर हो जाते हैं, जो भी सेल्स नेक्रोटिक कंडीशन में चले जाते हैं, वो सारे के सारे सेल्स क्या करते हैं, एक सिग्नल भेजना शुरू करते हैं कि बॉडी के अंदर ये डैमेज हो रहा है। तो ऑब्वियसली ये डैमेज किसी ना किसी पैथोजन या किसी ना किसी रिएक्शन की वजह से हो रहा है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए डैम्प्स सिक्रीट किए जाते हैं और फिर उसके रिस्पॉन्स में इम्यून सिस्टम काम करता है और उसके बाद चीजें नॉर्मलाइज की जाती हैं। तो ये पैम्प और डैम्प की कहानी होगी। इसके अलावा एक और भी चीज है जिसको हम मैम्स बोलते हैं। हालांकि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे कंडीशन के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। मैम्प का मतलब क्या हो गया? मैम्प का मतलब क्या हो गया? जो माइक्रोब एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न होता है उसको बोलते हैं मैम्प। तो यहाँ पे बस मैं डाल देता हूँ माइक्रोब और बाकी सारी की सारी चीजें एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। तो बेसिकली मैम्प एक तरीके का पैम्प ही है, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, क्योंकि पैथोजन माइक्रोब ही होगा ऑब्वियसली। तो पैम्प, डैम्प और मैम्प इनको रिकॉग्नाइज करने का काम होता है पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर का, जिसका जो टॉपिक आज हमारा है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। यही पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर इन तीनों को रिकॉग्नाइज करता है। तो दिस इज द मेजर फंक्शन ऑफ पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये समझ में आया कि पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर इन तीनों को रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं और इन तीनों को रिकॉग्नाइज करने के बाद बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसके बाद फिर फर्दर एक्टिविटी शो की जाती है। तो ये पहला आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं PRRs आर प्रेजेंट ऑन मोस्ट सेल टाइप्स। अब यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ बेसिकली लोकेशन की, इसकी लोकेशन की बात करने वाला हूँ कि आखिर ये PRRs प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं। बहुत लॉजिकल सी चीज है और बायोलॉजी में आप मेजर चीजें जब पढ़ते हैं तो लॉजिक अगर आप लेकर के चलेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। आखिर PRRs किस टाइप के सेल्स के ऊपर पाए जाएंगे? ऑब्वियसली इम्यून सेल्स के ऊपर ही पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स जो होते हैं वो आपके इन्नेट इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं। इन्नेट इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं।
ठीक है। तो ऑब्वियसली जो भी सेल्स हैं आपकी बॉडी में, इम्यून सेल्स, जो भी इनेट इम्यून सेल्स हैं आपकी बॉडी के अंदर, उनके अंदर तो ये जरूर पाए जाते होंगे। तो पहली चीज तो ये कंफर्म हो गई कि वाइडेस्ट वैरायटी एंड ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे ज्यादा वैरायटी ऑफ पीआरआर्स। अब पीआरआर्स बहुत सारे तरीके के होते हैं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वाइड वैरायटी ऑफ पीआरआर, और सबसे ज्यादा जो नंबर पाया जाता है पीआरआर्स का, वो पाया जाता है मैक्रोफेजेस। आपको जानकारी है कि मैक्रोफेजेस जो है वो आपके इनेट इम्यून सिस्टम का पार्ट है। डेंड्राइटिक सेल्स अगेन आपके इनेट इम्यून सिस्टम का पार्ट है। न्यूट्रोफिल्स अगेन आपके इनेट इम्यून सिस्टम का पार्ट है। तो कहने का मतलब जितने भी इनेट इम्यून सिस्टम के सेल्स, मेजर इनेट इम्यूनिटी सिस्टम के सेल्स हैं, उन सभी के ऊपर आपके पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक, लेकिन इसके अलावा भी और भी कई सारे सेल्स हैं जिनके अंदर ये पीआरआर्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एपिथेलियल सेल्स, जैसे कि अगर हम बात करें तो स्किन के जो सेल्स वगैरह हैं वहां पर भी आपके पीआरआर्स पाए जाएंगे। इसके अलावा वैस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स का मतलब ये हो गया ऐसे सेल्स जो आपकी ब्लड वेसल्स को लाइन अप करते हैं, ऐसे सेल्स के ऊपर, ऐसे सेल्स पे भी आपका जो पीआरआर्स होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया कि लोकेशन कहाँ पे हो सकती है। अभी हम और डेप्थ में बात करेंगे कि सेल के अंदर भी अगर हम बात करते हैं तो कहाँ पे पाया जा सकता है पीआरआर, उसके बारे में भी हमें डिस्कस करना है। बहरहाल ये चीज समझ में आई होगी लोकेशन से रिलेटेड। तो जल्दी से इसका इमेज अगर आप चाहें तो आप ले सकते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो होपफुली इमेज ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, लोकेशन डिस्कस कर लिया, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि पीआरआर्स जो है वो काम किस तरीके से करेंगे, या इनका जो फंक्शन जो हमने डिस्कस किया कि रिकॉग्नाइज करते हैं और रिकॉग्नाइज करने के बाद एक्टिविटी शो होती है, वो सारा का सारा काम किस तरीके से होता है वो देखते हैं। अभी एक डायग्राम मैंने आपको दिखाता हूं यहाँ पे, ये देखिए एक डायग्राम है। ये इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये एक पैथोजन है, ठीक है ना, क्या है, एक पैथोजन है। ऑब्वियसली ये पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर एंट्री ले लिया होगा, किसी भी वे से एंट्री लिया, लेकिन इस पैथोजन ने जैसे ही एंट्री लिया तो किसी इम्यून सेल ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया। ये कौन सा सेल है, इम्यून सेल है। कोई भी मान लीजिए, मैक्रोफेज मान लीजिए, न्यूट्रोफिल मान लीजिए, डेंड्राइटिक सेल मान लीजिए, कोई भी सेल इसको मान लीजिए। अब क्या हो गया कि इसके ऊपर, इस इम्यून सेल के ऊपर ऑब्वियसली पीआरआर्स पाए जाएंगे। पीआरआर्स का मतलब क्या हो गया, वही आपका पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स पाए जाएंगे। और ये पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स किसको रिकॉग्नाइज करेंगे, इधर पैम्प्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, डैम्प्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, और मैम्प्स को रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पैम्प्स का एग्जांपल लिया हुआ है, तो ऑब्वियसली इससे रिकॉग्नाइज कर लेंगे यहाँ पे। अब जैसे ही यहाँ पे रिकॉग्निशन हो गया, अब यहाँ तक समझ में आया होगा कि ये रिकॉग्निशन हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, जल्दी से जरा मैं पेज चेंज करता हूं। एक बार पीआरआर्स को रिकॉग्नाइज कर लिया इम्यून सेल्स ने, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग, यानी कि सेल के अंदर सिग्नलिंग शुरू होती है। वो इम्यून सेल जो जिसने रिकॉग्नाइज किया था पीआरआर को, वो अब सिग्नलिंग शुरू करता है, और इस सिग्नलिंग का रिजल्ट क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा और पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने का काम चालू हो जाएगा। बिल्कुल जैसे वैसे ही कि अगर कोई एनिमी को आप देखते हो, तो एनिमी को देखने के बाद आप बाकी लोगों को इन्फॉर्म करते हो कि भाई इस तरीके की सिचुएशन अराइज हो रही है, उसके बाद उस एनिमी के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स या किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स आप माउंट कर देते हो। तो सेम वे में यहां पे होगा, रिजल्ट क्या होगा, इन्फ्लेमेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेंस। कब, जब पीआरआर्स को रिकॉग्नाइज कर लिया किसने, आपने जब आपके पैम्प्स को रिकॉग्नाइज कर लिया किसने, पीआरआर्स ने जब रिकॉग्नाइज कर लिया। ठीक है, तो पीआरआर्स का ये हमने देखा कि किस तरीके से हो रहा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं पीआरआर्स कितनी तरीके के होते हैं। बहुत सारे तरीके के पीआरआर्स होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है टॉल लाइक रिसेप्टर्स। चाहे आप जिस भी एग्जामिनेशन की बात कर लें, टॉल लाइक रिसेप्टर हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको तो हम लोग अलग चैप्टर पे बात करेंगे, अलग टॉपिक पे लेकर के चलेंगे, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको भी डिस्कस करने लेके जाऊंगा। तो पीआरआर्स कई तरीके के होते हैं, जिसमें टॉल लाइक रिसेप्टर्स आ जाते हैं, रिग 1 लाइक रिसेप्टर्स आ जाते हैं, आरएलआर्स बोलते हैं इसको, नॉड लाइक रिसेप्टर्स आ जाते हैं, एनएलआर्स बोलते हैं, और एम 2 रिसेप्टर्स आ जाते हैं जिनको हम एएलआर्स बोलते हैं। इसके बारे में भी अभी थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा। क्यूबी के अंदर इसके बारे में एक पूरी एक चार्ट दिया हुआ है, जिस चार्ट को मैं जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वहां पे आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप उन चीजों को कम से कम याद कर लें। ज्यादातर सीएसआईआर में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गेट में मेजरली टॉल लाइक रिसेप्टर्स को ही टारगेट किया जाता है। तो चलिए, उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। जल्दी से आप इसका चाहे तो फोटोग्राफ ले सकते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये मैंने आपको डायग्राम दिखाई दिया। जब पैम्प्स को रिकॉग्नाइज कर लिया पीआरआर ने, तो फिर इम्यून सेल्स, ये तो एक इम्यून सेल था, इसने रिकॉग्नाइज कर लिया। अब सिग्नलिंग शुरू हो जाएगी। मैंने बताया भी था कि सिग्नलिंग में क्या क्या होगा। एक तो आपका इन्फ्लेमेशन होगा, उसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजन होने लगेगा। अब डिस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? बहुत सारे तरीके से हम उस पैथोजन को किल कर सकते हैं, मल्टीपल तरीके से किल कर सकते हैं। जैसे कि रिजल्ट में क्या क्या हो सकता है, फैगोसाइटोसिस करवा सकते हैं, प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स का सिक्रीशन कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स जो हैं वो इनेट इम्यून सिस्टम के अंदर आते हैं, जैसे कि एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स हम बोलते हैं एग्जाम्पल है डिफेंसिन। तो डिफेंसिन जो है वो सिक्रीट आउट होने लग जाता है और इस तरीके के पैथोजेंस के ऊपर एक्ट करने लगता है। इसके अलावा फैगोसाइटोसिस और सेल डेथ एंड रेगुलेशन वगैरह का काम भी ये रिजल्ट के तौर पे हमें देखने को मिलता है जब पैम्प्स को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं पीआरआर। तो उम्मीद है कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। जल्दी से इसकी एक इमेज ले लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और यहां से अब शुरू करते हैं कि अलग अलग जो अभी हमने 3-4 नाम आपको क्लासेस के बारे में बताए थे, टॉल लाइक रिसेप्टर्स, रिग लाइक, है ना, उनको जरा देख लेते हैं। ये क्यूबी का डायग्राम है, मैं इसका रेफरेंस यहाँ पे लिख भी देता हूं ताकि कोई अगर चाहे तो उसको स्टडी कर सकता है। क्यूबी, ठीक है। इम्यूनोलॉजी जितना भी कुछ मैं पढ़ा रहा हूं मेजरली वो क्यूबी से ही है, तो आप क्यूबी से जाकर के इसको पढ़ सकते हैं और डिटेल में अगर आप चाहें तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जितने भी टाइप हैं ये है पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर फैमिलीज। तो जैसा कि मैंने अभी कहा आपसे कि पीआरआर्स की मल्टीपल फैमिलीज हैं। पीआरआर्स जो है पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स, ये सिर्फ एक फैमिली नहीं है, ऑब्वियसली इसके अंदर मल्टीपल फैमिलीज आ रही हैं। तो एक बहुत बड़ी सी फैमिली है ये, इसके अंदर मल्टीपल फैमिलीज आ रही हैं। अब जिसमें सबसे पहले आता है जिस फैमिली का नाम है टॉल लाइक रिसेप्टर्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, आप इसको जरूर याद रखें। और देखते हैं कि टॉल लाइक रिसेप्टर्स पाए कहां पे जाते हैं। अब देखिए सेल्यूलर लोकेशन के बारे में दिया हुआ है, मैं इसी के बारे में कह रहा था कि एक तो हमने डिस्कस कर लिया कि ये जो ये पीआरआर्स हैं इनका लोकेशन कहां पे होता है। मैंने आपको बताया कि इम्यून सेल्स के अंदर मेजरली पाए जाते हैं। इसके अलावा आपके एपिथेलियल सेल्स और एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर भी पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम सेल के अंदर पूछें तो सेल के अंदर क्या लोकेशन हो सकती है, तो टॉल लाइक रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोसोम्स और लाइसोसोम्स, इन तीनों जगहों पे पाए जाते हैं। लाइगेंड्स का मतलब क्या हो गया? लाइगेंड्स का मतलब हो गया ऐसी एंटिटीज जो ये टॉल लाइक रिसेप्टर्स जिनको रिकॉग्नाइज करेंगे या टॉल लाइक रिसेप्टर्स जिनके साथ बाइंड करेंगे, ऐसी एंटिटीज को हम लाइगेंड्स कहते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे माइक्रोबियल कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि माइक्रोब्स के ऊपर जो कार्बोहाइड्रेट्स की एंटिटीज पाई जाती हैं उनके साथ इंटरैक्ट करेगा टॉल लाइक रिसेप्टर। आखिर टॉल लाइक रिसेप्टर भी तो एक पीआरआर ही है। तो पीआरआर क्या कर रहा था? पैम्प्स को रिकॉग्नाइज कर रहा था, तो वही काम यहां पर भी कर रहा है। तो देखिए माइक्रोबियल कार्बोहाइड्रेट्स को रिकॉग्नाइज करना, लाइपोप्रोटीन्स को, फंगल मैनन्स को, बैक्टीरियल फ्लैजेलिन को, वायरल आरएनए को, तो इस तरीके से रिकॉग्निशन करता है अलग अलग चीजों का ये टॉल लाइक रिसेप्टर। उसके बाद फंक्शन क्या करता है, रिस्पॉन्स क्या करता है? रिस्पॉन्स कुछ इस तरीके का होगा कि उस पैथोजन को खत्म करवाया जा सके। तो देखिए एंटी माइक्रोबियल्स, एंटीवायरस, साइटोकाइन और इन्फ्लेमेशन करवाने की कोशिश करता है टॉल लाइक रिसेप्टर। अगर इसके स्ट्रक्चर के ऊपर जाएं तो ये TLR4, अब टॉल लाइक रिसेप्टर्स भी मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, TLR1, 2, 3 इस तरीके के हैं। तो TLR4 यहां पे देखिए TLR4/4 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी TLR4 है और ये भी TLR4 है। तो ये दोनों कंबाइंड में आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये टॉल लाइक रिसेप्टर 4 हो गया। ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं CLR का मतलब हो गया सी टाइप लेक्टिन रिसेप्टर। ये सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाता है। इसकी लोकेशन काफी ज्यादा स्पेसिफिक है, तो इसको जरा ध्यान से याद रखिएगा। किसके साथ बाइंड करता है? लाइगेंड्स क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट ऑफ फंजाई, माइकोबैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स, तो काफी चीजों से बाइंड कर रहा है। इसके अलावा क्या करवाता है? फैगोसाइटोसिस करवाता है, एंटीमाइक्रोबियल्स का प्रोडक्शन, साइटोकाइन और इन्फ्लेमेशन। ये आपका बेसिकली सी टाइप लेक्टिन रिसेप्टर है उसका डायग्राम हो गया। ठीक है, तो ये टॉल लाइक हो गया, ये सी टाइप लेक्टिन रिसेप्टर हो गया। नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ चलते हैं और यहाँ पे आ जाता है रेटिनोइक एसिड इंड्यूसिबल जीन 1 रिग 1 लाइक रिसेप्टर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब लिस्ट दिखा रहा था आपको तो वहां पे मैंने रिग लाइक रिसेप्टर्स के बारे में भी आपसे बात की थी।
तो ये कहाँ पाया जाता है? अगेन देखिए बहुत ही स्पेसिफिक लोकेशन हो गई। इससे पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया था सी टाइप, वहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन था लोकेशन, और यहाँ पे क्या लोकेशन है? साइटोसॉल। और ये सिर्फ और सिर्फ वायरल आरएनए को ही रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो अगेन काफी ज्यादा स्पेसिफिक हो गया। तो जो सीएसआईआर वगैरह के जो टाइप के एग्जामिनेशंस होते हैं, जो ऐसी चीजों को टारगेट करते हैं जो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होती हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन्स, साइटोकाइंस, और ये इसका डायग्राम हो गया। ठीक है, तो डायग्राम तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाइए एनएलआर, न्यूक्लियोटाइड ऑलिगोमराइजेशन डोमेन नॉट लाइक रिसेप्टर, इसका भी लोकेशन साइटोसॉल है। और फ्रैगमेंट्स ऑफ इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रासेल्युलर बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन, तो सिर्फ और सिर्फ पेप्टिडोग्लाइकेन को ही रिकॉग्नाइज कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल साइटोकाइन इन्फ्लेमेशन, इसका ये पर्पस है और ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। लास्ट जो है वो एएलआर, जहां पे हमने पीछे भी देखा था एएलआर के बारे में। तो एब्सेंट इन मेलेनोमा, एआईएम, बेसिकली एआईएम का मतलब होता है एब्सेंट इन मेलेनोमा, और एआईएम लाइक रिसेप्टर इसको बोलते हैं। तो साइटोसॉल एंड न्यूक्लियस में वायरल एंड बैक्टीरियल डीएनए और प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन्स एंड साइटोकाइंस, ये इसका काम है। एआईएम2 इसको बोलते हैं। ठीक है, एब्सेंट इन मेलेनोमा लाइक रिसेप्टर। ठीक है, तो एएलआर पूरा हो गया, एब्सेंट इन मेलेनोमा लाइक रिसेप्टर, एलआर का मतलब हो गया लाइक रिसेप्टर, और एआईएम एब्सेंट इन मेलेनोमा हो गया। तो मैंने आपको बताया कहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। स्पेसिफिकली वहां पे ध्यान दीजिए जहां पे आपको स्पेसिफिक चीजें मेंशन्ड हो, जैसे कि रेटिनोइक एसिड साइटोसॉल वायरल आरएनए हो गया, ये साइटोसॉल और पेप्टिडोग्लाइकेन हो गया। इसके पीछे जब हम लोग सी टाइप बात कर रहे थे तो वहां पर भी आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में था। यहाँ पे देखिए सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जा रहा है। टॉल लाइक रिसेप्टर तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है ही। तो ये कुछ बातें हुई जिसको आपको ध्यान रखना है। अब कुछ पीवाईक्यूज देखते हैं जो अलग अलग एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं, जल्दी से इसको कवर करते हैं तो हमारा पूरा का पूरा पीआरआर एक ही बार में कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहला ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फीचर ऑफ पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर? कौन सा करेक्ट फीचर है? दे अंडरगो सोमैटिक रिकॉम्बिनेशन टू रिकॉग्नाइज पैथोजेंस। नहीं, सोमैटिक रिकॉम्बिनेशन जैसी कोई चीज नहीं होती, हमने पढ़ा भी नहीं है। दे आर इनकोडेड इन द जर्म लाइन एंड रिकॉग्नाइज कंजर्व्ड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स। बिल्कुल, जर्म लाइन के अंदर ही, यानी कि जो जीन्स होते हैं उसके अंदर ही ये इनकोडेड रहते हैं और कंजर्व्ड रीजन्स को ही, क्या कंजर्व्ड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स को ही रिकॉग्नाइज करते हैं। अभी भी हम लोगों ने देखा एक एग्जांपल पेप्टिडोग्लाइकेन को रिकॉग्नाइज करने वाला। इससे पहले मैं पैम्प और डैम के बारे में पढ़ा ही चुका हूं, तो वहां पे मैंने बताया था कि मॉलिक्यूलर पैटर्न्स जो होते हैं वो कंजर्व्ड होते हैं और उन्हीं को पीआरआर से रिकॉग्नाइज करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं। एक्टिवेशन ऑफ पीआरआर जनरली लीड्स टू, अब पीआरआर्स अगर एक्टिवेट होते हैं तो इससे क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि पीआरआर जो होते हैं वो इनेट इम्यून सिस्टम का पार्ट है। एक्टिवेशन ऑफ इनेट इम्यून रिस्पॉन्स सच एज इन्फ्लेमेशन एंड साइटोकाइन सिक्रीशन, बिल्कुल यही जवाब होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका बी। ठीक है, क्योंकि ये इनेट इम्यून सिस्टम का पार्ट है तो ऐसी चीजें अफेक्ट होंगी जो इनेट इम्यून सिस्टम को बिलोंग करती होंगी। नेक्स्ट आ जाइए, identify the correct statement regarding PRRs. PRRs are mainly involved in innate immunity. ये तो बात सही लग रही है, अभी अभी हमने पढ़ा भी। PRRs can recognize DAMs, बिल्कुल ये भी बात सही है। PRRs undergo somatic mutation, जी नहीं, somatic mutation नहीं होता। PRRs recognize molecular patterns common to broad classes of microbes, बिल्कुल सही बात है। molecular patterns को recognize करते हैं, तो P सही है, Q भी सही है और S सही है। P, Q and S are correct। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया? B, P, Q and S are correct। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following best explains why PRRs do not require prior exposure to a pathogen? अब आपको जानकारी है PRRs जो होते हैं इनेट इम्यून सिस्टम का पार्ट है, इनको प्रायर एक्सपोजर नहीं चाहिए। किसी भी पैथोजन का प्रायर एक्सपोजर किसको चाहिए होता है भाई? जब एडेप्टिव इम्यून सिस्टम होता है, एडेप्टिव इम्यून सिस्टम को पैथोजन से एक्सपोजर चाहिए होता है, तब जाकर के वो रिस्पॉन्स क्रिएट कर सकता है। लेकिन इम्यून सिस्टम के साथ ऐसी कोई बाध्यता है ही नहीं, वो पहले से ही मौजूद होता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। तो लिखा हुआ है दे रिकॉग्नाइज न्यूली म्यूटेटेड एंटीजेंस इन द पैथोजन, नो। दे रिकॉग्नाइज यूनिक एंटीजेंस जनरेटेड ड्यूरिंग इन्फेक्शन। दे रिकॉग्नाइज कंजर्व्ड मोटिव दैट आर एसेंशियल फॉर पैथोजन सर्वाइवल, बिल्कुल सही है, कंजर्व्ड मोटिव को ही तो रिकॉग्नाइज करते हैं। तो इसीलिए जब कंजर्व मोटिव्स को रिकॉग्नाइज करते हैं तो उनको जरूरत नहीं पड़ती है कि एक्सपोजर, पहले के एक्सपोजर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पे हो गया सी। नेक्स्ट,
Why is recognition by PRR considered non-clonal? Non-clonal का मतलब क्या होता है? एक तो होता है क्लोनल, यानी कि बी सेल जैसे कि रिकॉग्नाइज किए उसके बाद उनका क्लोनल क्लोन्स प्रोड्यूस होने लग जाते हैं, बट यहाँ पे नॉन क्लोनल है, क्लोन्स नहीं बनेंगे। क्योंकि क्या होता है, ईच PRR रिकॉग्नाइज अ यूनिक पैथोजन, ऑल सेल्स विद द सेम PRR रिकॉग्नाइज द सेम टाइप ऑफ पैम। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए, जो सेल्स के पास PRRs होंगे वो ऑब्वियसली, जब जैसे मैक्रोफेजेस हैं उनके पास PRRs हैं, तरीके के पर्टिकुलर टाइप के PRR हैं, जैसे TLR4 है, किसी के ऊपर भी पाया जा रहा है, फॉर इंस्टेंस अभी आगे बात करेंगे टॉल लाइक रिसेप्टर के ऊपर। अब TLR4 मल्टीपल सेल्स के ऊपर पाया जा रहा होगा। अब ये TLR4 चाहे जिस सेल्स के ऊपर पाया जा रहा हो, ये सभी के सभी किसी एक पर्टिकुलर पैम को रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे ही होंगे, तो इसीलिए उनका क्लोनल जनरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, ये नॉन क्लोनल ही रहता है। ठीक है, तो यहां पे हो गया हमारा बी ऑप्शन करेक्ट कि ऑल सेल्स विद सेम PRR रिकॉग्नाइज द सेम टाइप ऑफ पैम। ठीक, तो आई बिलीव कि जितने भी क्वेश्चंस मैं लेके आया था वो कंप्लीट हो गए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप और कौन से टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।